नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पना तोमर वॉइस चैनल पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर लड़की की तरह श्रुति ने भी अपनी शादी को लेकर न जाने कितने सपने सजोए थे। सपने जिनमें उसका जीवन साथी मुस्कुराते हुए उसका घूंघट उठाएगा, उसके माथे पर प्यार से किस करेगा और कहेगा, डर मत, अब मैं हूँ। लेकिन आज वह दुल्हन बनकर सेज पर बैठी थी, बिल्कुल किसी सजी धजी गुड़िया की तरह। लाल जोड़ा, भारी गहने, हाथों में मेहंदी, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दुल्हन का होता है। मगर उसकी आंखों में न चमक थी न खुशी, बस बेबसी थी। उसे पता था हर दुल्हन की तरह उसका दूल्हा उसका घूंघट उठाने नहीं आएगा। हर दुल्हन की तरह उसकी सुहागरात नहीं होगी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, फूलों से सजी सेज, दीवारों पर झिलमिलाते दिए और बाहर शहर की खामोश रात। यह वही रात थी जिसे हर लड़की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती है, सुहाग रात। लेकिन श्रुति के लिए यह रात किसी सजा से कम नहीं थी। वह सेज के एक कोने पर बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अगर कोई पास आया तो उसकी धड़कन सुन लेगा। पलकों के कोर भीग चुके थे, मगर उसने आंसू रोक रखे थे। आज अगर रो पड़ी तो शायद हमेशा के लिए टूट जाऊंगी, उसने खुद से ऐसा कहा। उसे किसी का इंतजार नहीं था। आखिर इंतजार करती भी तो किसका? उस इंसान का जो उससे इतनी नफरत करता था कि उसे छूना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करता था। और शायद आप भी यही सोच रहे होंगे, जब इतना सब था तो फिर ये शादी हुई कैसे और क्यों? तो चलिए दोस्तों, आज आपको सुनाते हैं श्रुति की, एक सांवली लड़की की दर्द भरी दास्तान। श्रुति अपने पिता दीनानाथ जी की इकलौती संतान थी। माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए पिता ही उसके लिए माँ भी थे और पिता भी। श्रुति का रंग भले ही सांवला था, मगर उसके नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे। बड़ी बड़ी आँखें, मासूम चेहरा और दिल बिल्कुल कांच की तरह साफ। लेकिन हमारे समाज में सबसे पहला पैमाना होता है रंग। जो भी लड़का उसे देखने आता, एक नज़र डालता और फिर किसी बहाने से उल्टे पांव लौट जाता। लड़की थोड़ी सांवली है, कोई कह देता, हमारे घर में गोरी बहू चाहिए। कोई और, दीनानाथ जी हर बार मुस्कुरा देते, मगर रात को अकेले में उनकी आंखें भीग जाती। क्या मेरी बेटी का यही कसूर है कि उसका रंग सांवला है? भगवान भी आसमान की ओर देखकर पूछते। कई टूटे रिश्तों के बाद आखिरकार एक जगह श्रुति की शादी तय हुई। घर में खुशियां लौट आईं। श्रुति की आंखों में फिर से सपने सजने लगे। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। दीनानाथ जी ने अपने बचपन की दोस्त सरिता जी को बड़े प्यार से शादी का कार्ड भेजा और फ़ोन पर हाथ जोड़कर कहा, सरिता बहन, मेरी बेटी की शादी है, आप ज़रूर आइएगा। सरिता जी भावुक हो उठी। भाई साहब, यह तो हमारा सौभाग्य होगा। सरिता जी का बेटा था पुनीत। सुंदरता पुनीत के लिए यह शब्द हमेशा एक तयशुदा परिभाषा में कैद रहा था। उसके हिसाब से वही सुंदर था जो पतला हो, गोरा हो, डिजाइनर कपड़े पहने, ऊंची हील्स में चले और फर्राटेदार अंग्रेजी बोले। दिल्ली के पोश इलाके में बना उसका फ्लैट, महंगी पेंटिंग्स, इटालियन फर्नीचर और कार में बसी विदेशी परफ्यूम, सब कुछ उसके इसी सोच को दर्शाता था। पुनीत एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर था। नाम, पैसा, रुतबा सब कुछ था उसके पास। दोस्त अक्सर मजाक में कहते, यार पुनीत, तू जब भी शादी करेगा ना तो कोई मॉडल ही होगी तेरी बीवी। पुनीत मुस्कुराकर सिर हिला देता, जैसे वह भी यही मानता हो। लेकिन किस्मत को शायद उसकी यह अकड़ पसंद नहीं आई। उसकी माँ साहब सरिता देवी बिल्कुल अलग सोच की थी।
साड़ी, सिंदूर, माथे पर सादगी भरी बिंदी और आंखों में ममता। एक दिन उन्होंने कहा, पुनीत, इस हफ्ते हमें गांव जाना है। गांव? पुनीत का चेहरा बिगड़ गया। माँ, वहाँ गर्मी, धूल, मच्छर और वो देहाती लोग, मैं बोर हो जाऊंगा। सरिता देवी जी ने की आंखें भर आईं। दीनानाथ मेरे भाई जैसे हैं, उनकी बेटी की शादी है, क्या तू अपनी माँ के लिए 2 दिन नहीं निकाल सकता? माँ की नम आंखों के आगे पुनीत हार गया। ठीक है माँ, मैं चलूँगा। गांव पहुँचते ही पुनीत को जैसे झटका लगा। ढोलक की आवाज़ें, हल्दी की खुशबू और लोगों की भीड़। कितनी अव्यवस्था है, उसने मन ही मन सोचा। और तभी भीड़ के बीच उसकी नज़र पड़ी श्रुति पर। सांवली रंगत, बिना मेकअप का चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और सादगी से भरी मुस्कान। वह सहेलियों के बीच हंस रही थी। पुनीत ने मन ही मन नाक सिकोड़ी। इतनी साधारण, न स्टाइल न क्लास। बेचारा दूल्हा, उसे क्या पता था कि यही साधारण लड़की उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। शादी का दिन आया और दहेज की मांग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दूल्हा मंडप छोड़कर भाग गया। दीनानाथ जी टूट गए। समाज का डर, बेटी का भविष्य, सब एक साथ उनके ऊपर गिर पड़ा। सीने में दर्द उठ गया। दीनानाथ जी दिल के मरीज थे। धड़ाम से जमीन पर बैठ गए। माहौल में अफड़ा तफड़ी मच गई। श्रुति भागते हुए आई और अपने पापा के सीने से लगकर रोने लगी। पापा, क्या हुआ आपको? मेरी वजह से आपको इतना दर्द झेलना पड़ रहा है। कोई डॉक्टर को फ़ोन करो। भीड़ में से सरिता जी चिल्लाईं। डॉक्टर साहब आए और दीनानाथ जी की जान बच गई। शादी में आए सभी लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहने लगे, बेचारे दीनानाथ जी, भगवान ने एक बेटी दी, वो भी काली, जिसकी शादी की चिंता उन्हें एक दिन खा जाएगी। सरिता जी ने सुना। उन्हें बहुत दुख हुआ कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो काले गोरे में भेदभाव रखते हैं। उनसे अपने बचपन के दोस्त और श्रुति का दर्द देखा नहीं गया। और तभी सरिता जी ने वह फैसला लिया जिसने सबकी जिंदगी की दिशा बदल दी। पुनीत, आज तुझे अपनी माँ की एक बात माननी होगी, अपनी माँ की लाज रखनी होगी। जी माँ, कहिए, ऐसी क्या बात है? बेटा, तुझे श्रुति से शादी करनी होगी। अगर आज श्रुति की इस घर से डोली नहीं उठी तो इस घर से 2-2 अर्थियाँ उठेंगी। दीनानाथ जी नहीं बचेंगे। मैंने डॉक्टर से बात की है। उनका कहना है ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें पहले ही 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है और अगर उन्हें कुछ हुआ तो श्रुति अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगी। इसलिए बेटा, तू श्रुति से शादी कर ले। सरिता जी हाथ जोड़कर पुनीत के आगे खड़ी थी। सरिता जी की बात सुनते ही पुनीत का दिल बैठ गया। वह चिल्लाया, माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। आप मुझे ऐसी लड़की से शादी करने के लिए कह रही हैं जिसे मैं पसंद नहीं करता। अरे कहाँ वो काली लड़की और कहाँ? पुनीत आगे कुछ कहता, सरिता जी ने पुनीत के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम पुनीत? मैंने तुम्हें ऐसे तो संस्कार नहीं दिए थे। तुम भी औरों की तरह काले गोरे में भेदभाव रखते हो। आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। ये बात कहकर, माँ, मेरा मतलब वह नहीं था। पुनीत ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, श्रुति गांव की रहने वाली है, भोली भाली लड़की है, वह हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। सरिता जी ने पुनीत के हाथ से अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम श्रुति से शादी कर रहे हो, ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। पुनीत बहुत गिड़गिड़ाया। माँ, पर माँ की आखिरी बात ने उसे तोड़ दिया। अगर तूने आज शादी नहीं की तो समझ लेना तेरी माँ मर गई। पुनीत मजबूर हो गया। मंडप में बैठा पुनीत, बगल में सिसकती श्रुति। सिंदूर भरते वक्त उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आज़ादी को दफन कर दिया हो। शहर का फ्लैट और पहली रात। पुनीत छत के एक कोने में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था।
उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। सिगरेट का धुआं हवा में तैर रहा था। रेलिंग से टिककर खड़ा पुनीत अपना दर्द किसी से कह भी नहीं सकता था। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसके हाथ की पीठ पर गिर गया। आज मेरी सुहाग रात है, लेकिन मेरी शादी ऐसी लड़की से हुई जिससे मैं नफरत करता हूँ। उसे देखकर मुझे उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि दूसरा आंसू टपक कर उसकी हथेली पर गिरता कि तभी उस आंसू को सरिता जी ने अपनी हथेली पर ले लिया। उन्हें देखकर पुनीत ने अपनी नज़रें फेर लीं। माँ, आप यहाँ? आप सोई नहीं? पुनीत ने पूछा। नहीं बेटा, जब बच्चे दुखी हों तो माँ कैसे सो सकती है? पुनीत के सामने आकर बोली। मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत दुखी हो, क्योंकि अभी तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। तुम अभी श्रुति का चेहरा देख रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें अच्छे बुरे का सही मतलब समझ आएगा, तब तुम्हें मेरे लिए गए फैसले पर दुख नहीं, खुशी होगी। श्रुति बहुत अच्छी लड़की है। एक बार मेरी जगह पर खुद को रख कर सोचो कि अगर तुम उस समय मेरी जगह होते तो क्या करते। बेटा, मैंने उस दिन तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए सॉरी। सरिता जी ने हाथ जोड़कर कहा। नहीं माँ, आप मेरी माँ हैं। आपके सिवा मेरा और कौन है? माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। पुनीत ने अपनी माँ के हाथों को चूम लिया। बेटा, मेरी बात मान, अपने कमरे में जा, श्रुति तेरा इंतजार कर रही है। सामला होना उसकी तो गलती नहीं, लेकिन माँ, आप जानती हैं मैं निधि से प्यार करता हूँ। मैं श्रुति को चाहकर भी वो सब नहीं दे सकता। हाँ जानती हूँ, मगर बेटा, निधि तेरे लिए ठीक नहीं है। तू अभी चमक दमक देख रहा है और उसे ही प्यार समझ रहा है। देख, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी भलाई किसमें है अच्छी तरह जानती हूँ। मैं कल तेरी नानी के यहाँ जा रही हूँ। मेरे पीछे श्रुति का ख्याल रखना, उसे शिकायत का कोई मौका मत देना। मेरे आने के बाद भी तुम दोनों में कुछ ठीक नहीं हुआ या मुझे लगा कि श्रुति तेरे लायक नहीं है, तो मैं खुद तुम दोनों का तलाक करवा दूंगी। तब तक तुझे उसके साथ उसके कमरे में रहना होगा, मेरी खातिर। प्लीज़ बेटा। ठीक है माँ। पुनीत ने बेमन से सरिता जी से हामी भर दी। वो नीचे गया, तब तक श्रुति रो रो कर सो चुकी थी। पुनीत ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि सारा गुस्सा गेट पर ही निकाल रहा हो। श्रुति की आँख खुल गई। वो बेड के कोने में अपने घुटनों को पेट से चिपका कर बैठ गई। डर के मारे वो कांप रही थी। उसने अपने हाथों से घुटनों को कसकर पकड़ लिया। पुनीत वॉशरूम से बाहर आया। उसने देखा श्रुति बैठी है। उसने एक नज़र उस पर डाली, फिर बिना देखे ही बोला, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। यह शादी मेरी मजबूरी थी। मैंने जो भी किया माँ की खुशी के लिए किया। पुनीत के शब्द चाकू जैसे थे, इसलिए मुझे कोई भी उम्मीद मत रखना। हमारी शादी भले ही हो गई है, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। निधि नाम है उसका। बहुत ही खूबसूरत है वो, बिल्कुल हीरोइन जैसी। हम तो शादी भी करने वाले थे, मगर फिर तुम आ गई और मेरी सारी खुशियाँ पानी की तरह बह गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी लड़की से मेरी शादी होगी। क्या मुँह लेकर जाऊँगा अपने दोस्तों के सामने? सब हंसेंगे मुझ पर। श्रुति की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुहाग रात के दिन अपने ही पति के मुंह से किसी और लड़की का नाम सुनना होगा। श्रुति चुप रही। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे, पर आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। श्रुति के मौन ने उस कमरे की हवा को और भी भारी कर दिया था। पुनीत की बातें जहर बुझे तीरों की तरह उसके सीने को छल्ली कर रही थी, लेकिन उसने अपना सिर नहीं उठाया। उसे डर था कि अगर उसने नजरें मिलाई तो उसकी आंखों में जमा समंदर बांध तोड़ देगा। रात भर पुनीत करवटें बदलता रहा। वह बिस्तर के एक छोर पर था और श्रुति दूसरे छोर पर फर्श पर बैठ गई थी। उसे लगा कि उस बिस्तर पर उसका कोई हक नहीं है। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर कमरे में आई तो पुनीत की नींद खुली। उसने देखा कि श्रुति वहीं फर्श पर सिर झुकाए सो गई है। उसके सामने चेहरे पर रात के आंसुओं के निशान सूख चुके थे। पुनीत ने नफरत से उससे मुंह फेर लिया और वॉशरूम में चला गया। जब वह बाहर आया तो श्रुति उठ चुकी थी।
वह चुपचाप अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। सुनो, पुनीत की आवाज़ में वही रूखापन था। माँ आज नानी के घर जा रही है। उसके सामने कोई नाटक मत करना। जो जैसा चल रहा है चलने देना। और हाँ, मेरे पर्सनल सामान को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। श्रुति ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज़ गले में ही दब गई थी। वह बाहर आई और रसोई में सरिता जी की मदद करने लगे। सरिता जी ने उसे प्यार से गले लगाया। बेटा, हिम्मत मत हारना। वक्त हर घाव भर देता है। पुनीत थोड़ा नादान है, उसे अभी दुनियादारी की परख नहीं है। उसे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। श्रुति ने बस एक फीकी मुस्कान दी। उसे पता था कि उसका घाव वक्त से नहीं बल्कि उस तिरस्कार से मिला है जो उसे रोज सहना था। सरिता जी के जाते ही घर में जैसे सन्नाटा पसर गया। पुनीत अब पहले से ज़्यादा आज़ादी महसूस कर रहा था। उसी शाम पुनीत ने जानबूझकर निधि को घर बुलाया। निधि, जैसा कि पुनीत ने कहा था, बेहद खूबसूरत, गोरी, ऊंचे ब्रांड के कपड़े पहनने वाली और अपनी खूबसूरती पर गुमान करने वाली लड़की। जब वह घर आई तो श्रुति रसोई में चाय बना रही थी। निधि ने लिविंग रूम में कदम रखते ही नाक सिकोड़ी। पुनीत, ये स्मेल कैसी है? मसालों की। उफ, सो मिडिल क्लास। पुनीत ने उसे सोफे पर बिठाया और कहा, सॉरी निधि, तुम तो जानती हो माँ की वजह से क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तभी श्रुति चाय लेकर बाहर आई। निधि ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंस पड़ी। तो ये है तुम्हारी मजबूरी? पुनीत, सच में इसका रंग तो देखो। और ये कपड़े, ये तुम्हारी नौकरानी है या वाइफ? पुनीत खामोश रहा। उसने श्रुति को डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं की। श्रुति के हाथ कांपने लगे। उसने ट्रे मेज पर रखी और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। कमरे में जाकर उसने अपना मुंह तकिए में दबा लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकल सके। बाहर निधि और पुनीत की हंसी उसे सुनाई दे रही थी। निधि कह रही थी, पुनीत, इसे किसी कोने में छिपा कर रखा करो, वरना तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। दिन हफ्तों में बदल गए, पुनीत का व्यवहार नहीं बदला। वह श्रुति को घर का एक ऐसा फर्नीचर समझने लगा जिसकी ज़रूरत तो है पर जिसे कोई देखना नहीं चाहता। श्रुति सुबह जल्दी उठती, पूरे घर की सफाई करती, पुनीत के लिए उसकी पसंद का नाश्ता बनाती, उसके कपड़े प्रेस करती। लेकिन पुनीत, वह नाश्ता करते समय भी फ़ोन पर निधि से ही बात करता रहता था। एक दिन श्रुति ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं आपकी माँ से फ़ोन पर बात कर सकती हूँ? उनकी याद आ रही है। पुनीत ने फ़ोन से नज़र हटाए बिना ही कहा, फ़ोन करो, पर रोना धोना मत करना। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ खुश नहीं हो तो वो वापस आ जाएंगी और फिर नानी की तबीयत खराब है। चुपचाप अपना काम करो और घर में परछाई बनकर रहो। श्रुति ने महसूस किया कि उसका सांवला रंग जैसे उसके अस्तित्व पर एक कालिख बन गया था। वह अक्सर आईने के सामने खड़ी होती और खुद को देखती, क्या वाकई में मैं इतनी बुरी हूँ? उसकी आंखों की चमक खोती जा रही थी। एक रात पुनीत गुस्से में घर आया। श्रुति लेटी हुई थी। पुनीत ने आते ही उसे बाह पकड़कर खड़ा कर दिया। तुम समझती क्या हो खुद को? माँ से मेरी शिकायत की तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में माँ से कुछ भी कहने की? उसने श्रुति को कमर से पकड़कर गुस्से में अपने बेहद करीब कर लिया। इतना करीब कि श्रुति को पुनीत की सांसें खुद के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उसने श्रुति को बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप? श्रुति की घबराहट बढ़ गई। क्यों, क्या हुआ? यही तो चाहती हो ना तुम? तुम्हें पत्नी होने का हक चाहिए ना? तो वही तो दे रहा हूँ। इसलिए तो तुमने माँ से मेरी शिकायत की होगी ताकि माँ मुझ पर गुस्सा करें और तुम वो सब पा सको जो पाना चाहती हो। पुनीत का गुस्सा उस पर हावी हो रहा था। श्रुति ने पुनीत को धक्का दिया और दूर हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? माँ का सुबह ऑफिस में फ़ोन आया था। कह रही थी कि अगर मैंने तुम्हें खुश नहीं रखा तो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लेंगी। मेरा यकीन मानिए, मैंने माँ से बात नहीं की। अगर भरोसा नहीं है तो अभी माँ को फ़ोन लगाइए। पुनीत ने फ़ोन लगाया और स्पीकर पर करके श्रुति को दे दिया।
हेलो माँ, कैसी हो आप? श्रुति ने पूछा। अच्छा, आज माँ की याद आई है। जब से आई हूँ तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की, सरिता जी ने कहा। वो माँ, बस ऐसे ही टाइम ही नहीं मिला। टाइम? पुनीत तुम्हारा ख्याल तो रखता है कि नहीं? हाँ माँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। श्रुति की बात सुनकर पुनीत की आंखें नीचे हो गईं। ठीक है माँ, रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जल्दी आती हूँ, तुम दोनों की बहुत याद आती है। ठीक है माँ, बाय। फ़ोन कट गया। श्रुति ने पुनीत की तरफ देखा तो वो फ़ोन लेकर कमरे से बाहर चला गया। उसने अपने किए बर्ताव के लिए श्रुति से माफ़ी मांगना भी जरूरी नहीं समझा। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्हें छिपाने पहुंचने वाला कोई नहीं था। दूसरे दिन पुनीत की कंपनी की एक सक्सेस पार्टी थी। वह निधि के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसके बॉस ने खास तौर पर कहा था कि अपनी पत्नी के साथ आना। पुनीत के लिए यह एक धर्म संकट था। उसने बहुत सोचा और अंत में श्रुति से कहा, आज तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना होगा, पर याद रखना वहाँ किसी से ज़्यादा बात मत करना। अपनी देहाती हरकतों से मुझे शर्मिंदा मत करना। श्रुति ने एक नीली साड़ी पहनी। उसने अपनी आंखों में काजल लगाया। वह सांवली थी, पर उस नीली साड़ी में वह किसी शांत झील की तरह सुंदर लग रही थी। लेकिन पुनीत ने उसे देखते ही कहा, ये क्या पहन लिया? कम से कम थोड़ा मेकअप तो थोप लेती ताकि यह कालापन कम दिखे। पार्टी में पहुंचते ही पुनीत ने श्रुति को एक कोने में बिठा दिया और खुद अपने दोस्त और निधि के साथ ड्रिंक्स लेने लगा। लोग श्रुति की तरफ देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। पुनीत का एक दोस्त जो नशे में था श्रुति के पास आया और बोला, अरे पुनीत, ये क्या है? तेरी मेड को भी पार्टी में ले आया क्या? पूरी महफिल में ठहाका गूंज उठा। पुनीत भी मुस्कुरा दिया। श्रुति की बर्दाश्त की हद पार हो गई। वह बिना कुछ कहे पार्टी से बाहर निकल आई। सड़क पर अकेली चलती हुई वह फूट फूट कर रो रही थी। हे भगवान, मुझे उठा क्यों नहीं लेते? क्यों मुझे ऐसे समाज में भेजा जहाँ इंसान की कीमत उसकी खाल के रंग से तय होती है? अगले दिन पुनीत सुबह ऑफिस के लिए निकला। वह बहुत गुस्से में था क्योंकि श्रुति पार्टी से बिना बताए चली गई थी और उसके बॉस ने उससे कई सवाल पूछे थे और बहुत कुछ सुनाया भी। वह तेज रफ्तार में कार चला रहा था और साथ ही निधि से फ़ोन पर बहस कर रहा था। अचानक सामने से आते हुए एक ट्रक ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। कार के परखच्चे उड़ गए। पुनीत लहूलुहान होकर स्टीयरिंग पर ही गिर पड़ा। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जब घर पर फ़ोन आया तो श्रुति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बदहवास होकर अस्पताल पहुंची। पुनीत आईसीयू में था। उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी और एक पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने कहा, बचना मुश्किल है और अगर बच भी गए तो शायद ये कभी अपने पैरों पर खड़े न हो पाएंगे। श्रुति ने तुरंत निधि को फ़ोन किया। निधि जी, पुनीत जी का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है। निधि की आवाज़ में घबराहट नहीं, चिढ़ थी। क्या एक्सीडेंट? देखो श्रुति, मैं अभी एक शूट के लिए बाहर जा रही हूँ और वैसे भी मैं हॉस्पिटल और खून खराबा नहीं देख सकती। पुनीत ठीक हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना। और उसने फ़ोन काट दिया। पुनीत को जब होश आया तो उसने खुद को पट्टियों में लिपटा हुआ पाया। उसे भयानक दर्द हो रहा था। उसने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि कोई उसके सिरहाने बैठा उसके ऊपर हाथ सहला रहा है। उसे लगा निधि होगी। निधि, उसने धीरे से पुकारा, पर हाथ हटाने वाला कोई और नहीं, श्रुति थी। उसकी आंखें लाल थीं, शायद वह कई रातों से सोई नहीं थी। वो नहीं आई, श्रुति ने धीमी आवाज़ में कहा। डॉक्टर ने कहा है आपको आराम की ज़रूरत है। पुनीत ने अपना मुंह फेर लिया। उसे अब भी यकीन नहीं था कि जिस निधि के लिए उसने अपनी पत्नी को जलील किया वह उसे इस हाल में छोड़कर जा सकती है। अगले 3 महीने पुनीत के लिए नर्क जैसे थे। वह बिस्तर से हिल भी नहीं सकता था। उसे खिलाना, नहलाना, उसके जख्मों को साफ करना, सब कुछ श्रुति ही करती थी। पुनीत चिड़चिड़ा हो गया था। वह श्रुति पर चिल्लाता, बर्तन फेंक देता, उसे गालियां देता, पर श्रुति वह सब कुछ शांत रहकर सहती।
एक रात पुनीत को बहुत तेज बुखार था। वह दर्द से कराह रहा था। श्रुति पूरी रात जागकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती रही। सुबह जब पुनीत की आंख खुली, उसने देखा कि श्रुति थककर उसकी व्हीलचेयर पर ही सो गई। उसने देखा कि श्रुति की हथेलियां दवाई और काम के कारण खुरदरी हो गई थी। उसके सामने चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, जैसे वह अपनी पूरी दुनिया को बचाने की जंग लड़ रही हो। धीरे धीरे पुनीत की सेहत में सुधार होने लगा। एक दिन निधि उससे मिलने आई। जब उसे पता चला कि पुनीत अब ठीक हो रहा है, वह कमरे में आई और दिखावे के लिए रोने लगी। ओ पुनीत, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बिजी थी। पुनीत उसे देख रहा था। उसे अचानक वे शब्द याद आए जो निधि ने श्रुति के लिए कहे थे। उसने देखा कि निधि ने अब भी वही महंगे कपड़े और मेकअप लगा रखा था, जबकि श्रुति ने अपनी रातों की नींद और अपनी सेहत पुनीत के लिए दांव पर लगा दी थी। निधि ने पुनीत का हाथ पकड़ना चाहा, पर पुनीत ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। निधि, तुम चली जाओ यहाँ से, पुनीत ने शांत आवाज में कहा। क्या पुनीत, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम तब भी नहीं आई जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब नहीं आई जब मुझे नहलाने के लिए कोई हाथ नहीं था। तुमने तब फोन नहीं किया जब डॉक्टर ने कहा था कि मैं शायद कभी चल नहीं पाऊंगा। अब जब मैं ठीक हो रहा हूं तो तुम्हें मेरी याद आई? निधि गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। श्रुति जो बाहर खड़ी थी अंदर आई। उसने पुनीत के लिए सूप का कटोरा रखा। पुनीत ने श्रुति की तरफ देखा। पहली बार उसने उसके रंग को नहीं, उसकी आंखों को देखा। उन आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस अथाह प्रेम था। श्रुति, पुनीत की आवाज़ कांपी। जी, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने तो तुम्हें हमेशा नफरत दी, तुम्हें जलील किया, तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाया, फिर भी तुम क्यों रुकी रही? श्रुति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस दिन आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, उस दिन आपने मेरी किस्मत भले ही न बदली हो, पर मैंने आपको अपना परमेश्वर मान लिया था। और मेरा धर्म कहता है कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी पत्नी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सांवला रंग मेरा रंग है, मेरी आत्मा नहीं। पुनीत फूट फूट कर रोने लगा। उसने श्रुति का हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। मुझे माफ़ कर दो श्रुति, मैं कितना अंधा था। चमक दमक में इतना खो गया था कि मैंने उस हीरे को नहीं पहचाना जो मेरे घर की शोभा बढ़ा रहा था। महीनों की फिजियोथेरेपी और श्रुति की सेवा के बाद पुनीत अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। उसकी माँ सरिता जी वापस आ गई थी। उन्होंने जब पुनीत और श्रुति को एक साथ हंसते हुए देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक शाम पुनीत श्रुति को लेकर उसी पार्क में गया जहां वह पहले निधि के साथ जाया करता था। वहां कुछ पुराने दोस्त मिले। अरे पुनीत, कैसी है तेरी ये वाइफ? एक दोस्त ने दबी हंसी के साथ पूछा। पुनीत ने श्रुति की कमर में हाथ डाला और उसने अपने करीब खींच लिया। उसने गर्व से कहा, ये मेरी पत्नी है श्रुति, और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसके चेहरे पर नहीं, इसके चरित्र में है। दोस्तों की नज़रें झुक गईं। श्रुति का सांवला चेहरा उस ढलते सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। पुनीत और श्रुति घर लौटे तो उनका कमरा फूलों से सजा हुआ था, जैसे सुहाग रात में सजाया गया था। पुनीत ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये सब क्या है? सरिता जी ने हंसते हुए बोली, बेटा, आज से तुम दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत होगी। तो मैं चाहती हूँ जो सुहाग रात अधूरी रह गई थी वो पूरी हो जाए। पुनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही श्रुति शर्माते हुए कमरे में चली गई। पुनीत कमरे में आया, दरवाज़ा बंद कर लिया। आज श्रुति दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वही कमरा, वही सेज और वही दुल्हन, मगर आज दोनों के दिलों में नफरत नहीं, अटूट प्रेम था। पुनीत ने श्रुति का घूंघट उठाया और बोला, श्रुति, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जिसे पहचानने में मैंने बहुत देर कर दी। आई लव यू श्रुति। पुनीत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज दोनों एक दूसरे में समा गए। पुनीत ने श्रुति को इतना प्यार दिया जिससे उसकी सारी तकलीफ़ों और दर्द को
भर दिया। पुनीत ने श्रुति को दुनिया की सारी खुशियां दी और फिर एक साल बाद उनके आंगन में एक नन्ही परी की किलकारियां गूंजी, जिसे पाकर उन दोनों की खुशियां दोगुनी हो गईं। पुनीत और श्रुति की यह कहानी उस हर इंसान के लिए एक आईना है जो सुंदरता को केवल चमड़ी के रंग में ढूंढता है। पुनीत को समझ आ गया था कि मॉडर्न होने का मतलब केवल दिखावा नहीं, बल्कि अपनों के प्रति वफादारी और सम्मान है। श्रुति ने अपनी चुप्पी और सादगी से वह युद्ध जीत लिया था जिसे ऊंची हील्स और फर्राटेदार अंग्रेजी वाली निधि कभी नहीं जीत सकती थी। आज श्रुति की आंखों में वो बेबसी नहीं थी जो सुहाग रात के दिन थी। आज वह एक रानी की तरह अपने घर और अपने पति के दिल पर राज कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।